हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक नया योग, भाग्यवान योग के बारे में बताऊंगा। क्या आपकी कुंडली में भाग्यवान योग है, ये जानिए सरल भाषा में। किसी जातक की कुंडली में किस प्रकार से भाग्यवान योग होता है, कौन से योग से वो जातक भाग्यवान अपने आप को महसूस करेगा और भाग्यवान पा के जो है वो बहुत समृद्ध होगा। उसके पहले अपन आगे बढ़े, थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। द्वितीय अध्याय सारावली का एक श्लोक है। विधाता लिखिता यासो ललाटे अक्षर मालिका देव देवज्ञास्ताम पठे द्वैतम होरा निर्मल चक्षुषा। ये श्लोक का जिक्र मेरे को इसलिए आया कि कल मुझे एक जातक ने फोन किया था और अपनी कुंडली का विवेचन कराया था, और उसका ये प्रश्न था, क्या मैं अभी बेंगलोर में हूँ और क्या मैं यहाँ से अमेरिका चले जाऊँ या विदेश चले जाऊँ तो जो मेरी ग्रह स्थिति वर्तमान में वो चेंज हो जाएगी। तो मुझे तो और ऐसा था कि संयोग से उस समय मैं ये श्लोक पढ़ ही रहा था, जैसे उसका फोन आया उसके पहले जस्ट पढ़ ही रहा था मैं श्लोक, तो मुझे उसका प्रश्न का उत्तर वहां मिल गया। अदरवाइज मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, मैं भी थोड़ा पसोपेश में पड़ जाता कि यार इसका क्या उत्तर दूं। तो उत्तर ये है कि जीव मात्र के ललाट अर्थात मस्तिष्क पर ब्रह्मा जी जो अक्षर पंक्ति जीवन में आने वाले सुख दुख अंकित कर देते हैं, उसको होरा शास्त्र ज्ञान से निर्मल दृष्टि वाले दैवज्ञ ना कि नक्षत्र सूची स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो दैवज्ञ क्लीन है, पाक है, पवित्र है और ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र ही मानता है और मतलब नैतिकता लिए हुए हो, यदि वो फी चार्ज करता है तो बहुत नॉमिनल हो और वो ऋषि पाराशर की होरा के अलावा कोई नुस्खे टोटके ना बताता हो, कोई कालसर्प योग या कोई रत्न या कोई बहुत महंगी पूजा सजेस्ट ना करता हो और ज्योतिष से को सिर्फ धन अर्जन का साधन ना समझता हो, ऐसे व्यक्ति जो है, और ज्योतिष की जो मूल सिद्धांतों से हटता हो, जो ऋषि पाराशर के मूल सिद्धांत से हट के लाल किताब की बात करता हो नगनगीने की बात करने लगता हो, टोटके की बात करता हो और ज्योतिष का भी बात करता हो, तो वो नक्षत्र सूची कहलाएगा। ये मेरी अपनी परिभाषा है। ठीक है, अब कौन व्यक्ति कितनी फीस लेता है, उसका कितना कैलिबर है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फीस भी एक मैटर करता है। ठीक है, आप किसी की मदद कर रहे हो तो कितनी फीस लोगे। एस्ट्रोलॉजर, कोई व्यक्ति 21,000 फीस ले रहा है, कोई 15,000 फीस ले रहा है, कोई 11,000 फीस ले रहा है, कोई 5,500 फीस ले रहा है, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 7,000, कोई 500 ले रहा है। तो ये भी एक अलग मैटर है कि क्या ऐसी फीस लेने वाले भी नक्षत्र सूची कहलाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऋषि पाराशर ने होरा शास्त्रीय धंधेबाजी के लिए बनाई हो या कहा होगा कि आप देवज्ञ दक्षिणा लेना। अब देवज्ञ दक्षिणा लेता था, अब दक्षिणा इस रूप में बढ़ गई है कि 21,000 और भी आगे, मेरे को तो इतना ही रेट पता है। ठीक है, चलो तो ये देखते हैं कि दैवज्ञ अच्छा होना चाहिए, मतलब नैतिकता वाला होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और ऋषि पाराशर की बात मानता हो। उस वही व्यक्ति जो इतना नॉलेजेबल हो और इतना कैपेसिटी हो, इतना कैपेबल हो, वही सा व्यक्ति होरा शास्त्र के नॉलेज को बता सकता है। ठीक है, वही व्यक्ति पढ़ सकता है कि ब्रह्मा जी ने उसके ललाट में क्या जीवन सुख और दुख लिखा है। ये रही काम की बात। मुझे लगता है स्टार्टिंग कुछ लंबी हो रही है तो वीडियो भी लंबा होगा, निश्चित रूप से 20-22 मिनट से कम का ये वीडियो नहीं बनने वाला है। वीडियो बहुत मजेदार, भाग्यवान योग के बारे में बताया जा रहा है, निर्मल दृष्टि वाले दैवज्ञ और नक्षत्र सूची। अब आप लोग सोच लेना मेरे बारे में, क्या मैं नक्षत्र सूची हूँ या निर्मल दृष्टि वाला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं निर्मल दृष्टि वाला हूँ ना नक्षत्र सूची हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी कोई ज्यादा बनती नहीं, बेसिकली मैं ऋषि पाराशर के सिद्धांत पढ़ रहा हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं लंबे समय से पढ़ रहा हूँ। हाँ ये जरूर है कि नक्षत्र सूची के जो दैवज्ञ करते हैं वो मैं नहीं करता, ना मैं नगनगीने बताता, ना मैं टुटके बताता, ना मैं कोई ऐसे लंबे चार्जेस करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस श्रेणी में नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, कभी टोटके नहीं बताता, कभी मैं रत्न नहीं बताता, सिवाय मैं ऋषि पाराशर महाराज ने जो बताया है मंत्र स्त्रोत, इसके अलावा मैं कोई चीज बात नहीं बोलता। हाँ ये जरूर बोलता हूं कि आपकी काल परिस्थिति के अनुसार दान देना चाहिए। ठीक है, जो ऋषि महाराज ने भी कहा वित्त अनुसार। ओके, तो ये तो लेक्चर हुआ। अब आगे अपना मूल टॉपिक पे चलते हैं कि बात क्या है। आज हम जो भाग्यवान योग बता रहे हैं वो जातक तत्वम से है। जातक तत्वम एक फेमस ग्रंथ है, ज्योतिष का नामचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो रतलाम के रहने वाले थे महादेव पाठक जी, उनका ये ग्रंथ है। इनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रतलाम से मेरा विशेष लगाव है, मैं रतलाम में रह चुका हूँ। ठीक है, और रतलाम से ही मैंने ये जो है फोटो भी उनके रिलेटिव के यहाँ से जाके प्राप्त किया था। तो मुझे जातक तत्वम ग्रंथ से इसलिए विशेष लगाव है। ओके,
जातक तत्वम के आगे बढ़ते हैं। ये इस जातक तत्वम के जो मूल श्लोक है उसको मैंने स्कैन करके यहाँ लगाया हूँ, जिससे कि आपको कोई शंका डाउट ना हो सकता है मैं कोई गलत विश्लेषण करूं तो आप भी अपनी बुद्धि से देख सकते हो कि यार ये बताने वाला वीडियो बना रहा है, इसका इसने गलत श्लोक का ट्रांसलेट किया, या फिर जो है कि वाकई में जो ट्रांसलेट बुक है वो गलत है। ये आपके रेफरेंस के लिए है। ओके, ये रेफरेंस है। ये नवम भाव में आया है, इसका जो नवम भाव का टॉपिक है वो है। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीजें बता दी जाए कि भाई श्लोक हमने कहां से उठाए, तो आप भी स्वतंत्र हो, आप भी किताब लेके पढ़ सकते हो, है ना। अब पढ़ने के पहले मैं ये जरूर बता दूं कि हर जगह नवम भाव जरूर आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नवम भाव का जिक्र आएगा कि भाग्य के विषय में जानने के लिए हमको नवम भाव की स्थिति, नवम के स्वामी की स्थिति, भाग्य मतलब नाइन्थ हाउस का जो प्लैनेट है, भाग्य जिस भाव में स्थित हो उसके स्वामी की स्थिति, और गुरु की स्थिति। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज चलते। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि किसकी लग्न में क्या भाग्य होगा। मेष लग्न के लिए भाग्य धनु राशि गुरु महाराज होंगे। वृषभ लग्न के लिए मकर राशि के शनि महाराज होंगे, और मिथुन लग्न के लिए कुंभ राशि के शनि महाराज होंगे। कर्क लग्न के लिए फिर गुरु महाराज होंगे मीन के। सिंह लग्न के लिए मंगल होंगे मेष राशि के। कन्या लग्न के लिए नवमेश होंगे वृषभ महाराज शुक्र। तुला लग्न के लिए होंगे बुध महाराज होंगे, मिथुन में है वहां पे। इसके बाद मंगल की जो लग्न होगी उनके लिए भाग्य होंगे कर्क के चंद्रमा, और धनु राशि के लिए होगा सूर्य महाराज सिंह राशि, और मकर लग्न के लिए होगा कन्या बुध महाराज, और कुंभ लग्न के लिए होगा शुक्र महाराज 7 नंबर तुला, और मीन लग्न के लिए होगा मंगल, ठीक है, मतलब वृश्चिक राशि। ये आपके कहलाएंगे भाग्य नवमेश, 9th का प्लैनेट, ठीक है, क्योंकि ये इसका यही पूरे भाग्यशी योग बनाता है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, ये सारी लग्नों के लिए होगा। आपको अपनी लग्न के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, मेष लग्न से मीन लग्न तक, आपको सारी चीजें उसमें डिटेल मिलेगी मेरे आप चैनल में यदि विजिट करेंगे तो। चलते हैं, पहला जो सूत्र है, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में यदि दशमेश से युक्त हो या दृष्ट हो तो जातक भाग्यशाली होता है। द्वितीय भाव का स्वामी बोल रहे हैं, तो द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ है? द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ शुक्र है, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में यदि, यहाँ एकादश में यदि दशमेश से युक्त हो, दशमेश कौन है? शनि, दशमेश से युक्त, ऐसा इस तरीके का होना चाहिए, युक्त हो या दृष्ट हो। अब ये तो यहाँ युति हो गई 11वें भाव में, ठीक है, लेकिन इसको ये शनि यहां से भी बैठे और ये शुक्र महाराज यहां हो जाए, ये इनका दृष्टि परिवर्तन हो तो भी हो सकता है कि शनि महाराज यहां बैठ जाएं और शुक्र महाराज यहां बैठ जाएं, तो भी बहुत पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों ये यहां बैठ जाएं तो भी पॉजिटिव हो सकता है, दोनों यहां बैठ जाए तो भी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके के योग को आप जानना। कुल मिला के इनका रिलेशन 9 भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, द्वितीय भाव से होना चाहिए भाग्यवान योग बनने के लिए। तो ये तो पहला वाला सूत्र था। दूसरा सूत्र हम देखते हैं, ये मैं सारे उदाहरण आपको मेष लग्न की कुंडली से बता रहा हूं, आपको ध्यान रहे, ये मेष लग्न की कुंडली से उदाहरण है केवल। दूसरा सूत्र बोलते हैं महाराज, एकादशेश नवम में स्थित हो तो दशम भाव के स्वामी युत हो। एकादशेश को ही मैंने नवम में स्थित कर दिया, ठीक है, और स्वामी एकादशेश मतलब 11वें स्थान के स्वामी एकादशेश नवम में स्थित हो और दशम भाव के स्वामी से युत हो। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज हो गए। एकादशेश, अच्छा सॉरी, मेष लग्न की कुंडली में एकादशेश और दशम मेष और एकादशेश एक ही हैं, तो वो यहाँ बैठेंगे तो वैसे ही योग कारक हो गए, ठीक है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में लाभेश और दशमेश दोनों शनि महाराज हुए। आगे चलते हैं, इस तरीके का योग जानना आप। इसके बाद चलते हैं तीसरे, अगेन सूत्र है, तीसरा नंबर है, नवमेश द्वितीय भाव में। ये देखिए, ये नवमेश द्वितीय भाव में गुरु महाराज को मैंने बिठा दिया, ठीक है। नवमेश द्वितीय भाव में यदि कर्मेश से युक्त, कर्मेश कौन हुआ? शनि, ये शनि से युक्त हुआ, युक्त कर्मेश से युक्त अथवा दृष्ट हो। देखिए या दोनों यहां बैठे हो, यदि या शनि महाराज इनको यहां से दृष्टि दे दे, ठीक, यहां से भी दृष्टि पड़ेगी और शनि महाराज की यहां से भी दृष्टि पड़ जाएगी उनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानना, और शनि महाराज की यहां से भी दृष्टि पड़ जाएगी उनकी, इतनी जगह में बैठे हो शनि महाराज तो दृष्टि देंगे, या फिर गुरु महाराज यहां पे आ गए हो, इस तरीके से दृष्टि युति हो गई, या दोनों की द्वितीय भाव में बोले, सॉरी, हाँ द्वितीय भाव में, ठीक है, द्वितीय भाव में भाव की बात हो रही है तो, और युति भी बोले तो युति को जरूरी तो, युति यहां पे भी हो सकती है, युति यहां पे हो सकती है, और दृष्टि यहां से हो सकती है, और दृष्टि यहां से हो सकती है, और दृष्टि यहां से हो सकती है, इस तरीके। तो ये युति और दृष्टि की बात समझना।
तो व्यक्ति जो है जातक होगा, भाग्यवान होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मेष लग्न की कुंडली उदाहरण में बता रहा हूं, ध्यान रहे। एकादशेश नवम में स्थित हो, ठीक है, एकादशेश नवम में स्थित है, ये 11वें भाव का शनि नवम में आ गया। और एकादशेश नवम में स्थित हो, द्वितीय एकादश में हो, द्वितीय शुक्र, देखिए द्वितीय शुक्र ये नवम में स्थित हो, इस तरीके का बता रहा है। द्वितीय एकादश भाव में हो, ये द्वितीय एकादश भाव में। इसके बाद और एकादश नवम में हो, द्वितीय एकादश भाव में, यदि नवमेश और दशमेश से युक्त हो। इसके बाद यहाँ नवमेश शनि से युति करे या दृष्टि करे, ठीक है, हो सकता है कि ये दृष्टि करे यहाँ से इस प्रकार से, या इस साथ में युत भी हो, ऐसा युत हो, या फिर यह दृष्टि करे, तो राजयोग जानना पड़ता है। अब शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है, शनि महाराज यहाँ से भी दृष्टि दे सकते हैं, याद रहे, ठीक है, और स्वयं यहाँ बैठ सकते हैं। और इसके बाद यदि शनि महाराज यहाँ होंगे तो भी दृष्टि जाएगी 7वीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं, तो भी जातक को योग होगा। बेसिकली सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा, नवम स्थान की बात हो रही है। नवमेश यदि लाभेश से, दशमेश से और द्वितीय से संपर्क करे तो भाग्यवान योग या दृष्टि योग। इसके बाद अगला सिद्धांत है, नवम भाव में गुरु तथा शुक्र स्थित हो। नवम भाव में देखिए, नवम भाव में गुरु शुक्र स्थित हो या दृष्ट हो, या अथवा देखते हो, देखिए नवम भाव में गुरु शुक्र ऐसे हो जाएं, या फिर यहां से दृष्ट करें, ठीक है, या हो सकता है कि गुरु महाराज यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे दोनों की युति हो जाए, नवम को देखें तो दोनों ऐसे ही राजयोग करेंगे, या यहाँ आ जाए या फिर ये दोनों की यहाँ बैठ जाए, ठीक, या फिर शुक्र महाराज यहाँ पे आ जाए तो होगा। और देखिए अब शुक्र महाराज, जैसे शुक्र यहाँ बैठा हो तो गुरु महाराज यहाँ से भी दृष्टि दे सकते हैं। पंचम दृष्टि हुई ना, यहाँ से पंचम दृष्टि हो गई महाराज की, गुरु महाराज की, यहाँ से गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि हो गई, ठीक है। और गुरु महाराज यहाँ से भी बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि दे देंगे लग्न में भी, देखिए 7, 8 और 9, इस प्रकार का योग भी मेष लग्न की कुंडली के उदाहरण से बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला लिखा नवम भाव यहाँ गुरु होगा, तो इस तरीके का ये जातक भाग्यवान होगा। आगे चलते हैं। नवमेश यदि गुरु और शुक्र युक्त या दृष्ट हो तो जातक भाग्यवान होता है। नवमेश यदि गुरु युक्त या दृष्ट हो यहाँ पे, तो भी भाग्यवान होता है। दोनों साथ में बैठे या फिर शुक्र महाराज यहाँ से दृष्टि दे तो भी जातक भाग्यशाली होगा। नवमेश यदि गुरु और शुक्र युक्त दृष्ट हो तो जातक। नेक्स्ट चलते हैं। लग्नेश और द्वितीयेश पंचम संयुक्त हो, देखिए ये लग्नेश हो गया मंगल, और लग्नेश और द्वितीयेश, ये द्वितीयेश शुक्र हो गया, ये शुक्र यहाँ बैठ गए, और पंचम में युग में संयुक्त हो। पंचम में संयुक्त, ये दोनों की युति पंचम में भाग्यशाली योग बनाती है, तो जातक भाग्यशाली होगा। आपको ये सूत्र लगा कि अपनी कुंडली में जानना होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक कुंडली में यहाँ पे शुक्र यदि द्वितीय से है, तो यदि कर्क लगन की कुंडली होगी नंबर 4 होगा, तो यहाँ पे सूर्य शुक्र धनेश हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ और आपको अच्छे से लिख भी दिया हूँ मैंने, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी मेरे बोलने में मैं बोलता शुक्र हूँ और मंगल बोल देता हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ शुक्र हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकला मंगल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई त्रुटि करी, बोलने में हो जाता है, तो क्षमा करें आप। नवमेश लग्न में हो, देखिए ये नवमेश गुरु महाराज को मैंने यहाँ बैठा ला, नवमेश लग्न में हो, और लग्नेश नवम में हो, तो ये योग भी जो है अति भाग्यशाली योग की श्रेणी में आता है, जातक भाग्यवान होगा। अब भाग्य यदि मिल गए तो फिर मजा ही बल्ले बल्ले है। इसके बाद बोलते नवमेश एकादश में हो, ठीक है, ये गुरु यहाँ नवमेश है, ये एकादश में बैठे हैं, ठीक है, वो तो जातक भाग्यवान होता है। बड़े सरल योग है वैसे। इसके बाद चलते हैं, नवमेश यदि द्वितीय भावस्थ हो तो जातक भाग्यवान होता है। एक लाइन का सूत्र, ये नवम भाव का स्वामी आपकी यहाँ पे हो सकता है 10 हो तो शनि हो जाएगा, 11 हो तो शनि हो जाएगा, और 12 हो तो गुरु हो जाएगा, है ना, नंबर 1 हो तो मंगल हो जाएगा, नंबर 2 हो तो शुक्र हो जाएगा, नंबर 3 हो तो बुध हो जाएगा, नंबर 4 हो तो चंद्रमा हो जाएगा, नंबर 5 हो तो सूर्य हो जाएगा, नंबर 6 हो तो बुध हो जाएगा, नंबर 7 हो तो तुला शुक्र हो जाएगा, नंबर 9 हो तो गुरु। ये गुरु यदि यहाँ बैठेंगे तो जातक भाग्यवान होगा, ऐसा श्री जातक तत्व में महाराज ने बताया है। इसके बाद शायद ये आखिरी, हाँ यस आखिरी है, ये तृतीय पंचम और लग्न बलवान शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक भाग्यवान होगा। देखिए
यदि मेष लग्नी कुंडली में ये सब होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में तृतीय कोई अलग होगा, पंचम को कोई अलग होगा, है ना। तृतीय, पंचम और लग्न ये ऐसा कहीं बलवान हो, चाहे तो हो सकता है ये यहाँ बैठे हों, ठीक है, या फिर यहाँ से दृष्टि देते हों, ठीक है, तो भी वो भाग्यशाली योग हो जाएगा। शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह युक्त बोल रहा है, दृष्टि वाली बात नहीं है इसमें। शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक भाग्यवान होगा, या इन सब स्थानों पे तृतीय, पंचम और लग्न में शुभ ग्रह होने चाहिए, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से यहाँ बैठे, यहाँ इस प्रकार से यहाँ बैठे, ठीक है, और यदि तीसरे में यहाँ पे बैठ जाएं तो ये सब भाग्यशाली यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। लेकिन तृतीय, पंचम और लग्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जातक भाग्यशाली होता है। तो ये इस प्रकार से मैंने शुक्र आपको बताया यहाँ पे। उम्मीद है कि मेरा ये जो भाग्यवान योग है आपको पसंद आया होगा। और ये जो नक्षत्र सूची की जो बात है, ये जातक बृहत संहिता में नक्षत्र दैवज्ञ के लक्षण कि ज्योतिषियों के क्या लक्षण होते हैं वो भी बताए गए हैं। तो मैं आपको कभी अगले वीडियो में थोड़ी सी बात उसकी भी कर दूंगा कि एक ज्योतिषी के क्या लक्षण होते हैं, है, तो उसका भी चर्चा करेंगे। तो आपको ये नक्षत्र सूची वाली बात है, इसकी क्लियरिटी हो जाएगी कि नक्षत्र सूची कौन है। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने आप को नक्षत्र सूची नहीं कहेगा, वो अपने लिए भी तो लॉजिक और तर्क रखेगा ना। वो कहेगा मैं इतने पैसे ले रहा हूँ तो वो देने को तैयार है, ठीक है। इसके बाद कहेगा कि भाई मैं उसको फलित दे रहा हूँ तो वो पैसे दे रहा है। क्योंकि लोग भी है दुनिया में, कई ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी की काम चाहिए, जिनको वो पैसे देने को तैयार है। आप तो फलित बताओ महाराज, क्योंकि जिनके करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगे हैं, बहुत अरबों का प्रोजेक्ट हो, उसके लिए समय, कीमत और एक एक चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो 25 के 50 हजार भी दे सकता है। तो ये जानना, लेकिन आम जन के लिए ये सब चीजें बहुत तकलीफदेह होती है। वो चाहता है कि उसका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो दैवक के पास जाना चाहता है, वो दैवक उसको बहुत बड़ी फीस चार्ज करेगा। तो वो तो शायद इस प्रकार की जो ब्रह्म विद्या है, ज्योतिष विद्या, उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो ये एक अब सब पे अपने अपने डिपेंड करता है कि कौन नक्षत्र सूची जैसा व्यवहार कर सकता है, और कोई निर्मल दृष्टि वाला दैवक से, सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसका कोई विवाद का इसका हल नहीं है कि हर एक व्यक्ति कहेगा नहीं मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं लाल किताब से फलित करता हूँ। तो लोगों को तो फलित चाहिए ना, लाल किताब से कर, पीडी से कर, कुछ भी कर। अब मैं क्या रहता है कि जनरली मैं आपको कोई टोटका बोलूं कि देखो सुबह उठना आप, ठीक है, सुबह उठना और दरवाजे के सामने 2 मिनट खड़े रहना, फिर दरवाजा खोलना, ठीक है। आप बोलोगे जब ऑफिस जाना तो 10 कदम जाओगे, जैसे आप घर से निकलोगे तो पहले चौराहे में रुक जाना, ठीक। तो कहेगा यार ये तो बढ़िया टोटका। फिर उसको बोलना कि आप ऑफिस जाओगे ना 10 कदम आगे चल के फिर 5 कदम आना, तो अरे ये तो बढ़िया टोटके। तो क्या ये टोटके भी उल्टे ही होते हैं, और लोगों को इस पे बड़ा यकीन भी होता है सब चीजों का, ठीक है। कि देखिए वो ऐसे झाड़ का तलाश करना जहाँ पे काले कौवे बैठते हैं, और वहां पे जाके आप जो है ना एक अगरबत्ती लगा देना, ओम शनिश्चराय नमः बोल देना, तो शनि का जो है ना शनि उतर जाएगा। तो ऐसे कुछ भी टोटके बताओ, क्योंकि टोटके होते उल्टे, और लोगों को बड़ा आनंद आता है टोटके करने में, ठीक है। उनको क्या लगता है कि यार माला नहीं करना, मंत्र करना नहीं है, बढ़िया शॉर्टकट है यार, तेल चढ़ा दो शनि महाराज को, बोले यार है ना, शनिवार के दिन तो हो जाएगा सब। तो सब टोटके सबको अच्छे भी लगते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि आपके घर में लाल ईंट होता है जो मिट्टी से पक्के बनता है, जिससे घर बनता है, वो जो है मंगलवार के दिन घर के ऊपर रख देना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये तो बकवास टाइप की बात है, लेकिन अब लोगों का आजकल मनोभाव भी कुछ इसी टाइप के होते जा रहा है कि वो ऐसी चीजों पे बड़ा विश्वास करते हैं। यार देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी पूरी साइंस है, पूरी ये ग्रह विज्ञान है और खगोल शास्त्र है, उसमें आप टोटके नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ऋषि पाराशर बताते ही टोटके की बात होती, तो उन्होंने तो बड़े सरल दान बनाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये निर्मल दृष्टि वाले दैवज्ञ और नक्षत्र सूची की बात भी आपको जमी होगी। और जिन जातक की कुंडली में यदि भाग्यवान योग बन रहा है उनको मैं विशेष बधाई देता हूँ। और खासकर एक इसके बाद भाग्यवान योग के बाद एक भाग्यहीन योग भी होता है, जो मैं बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं कि किस प्रकार की परिस्थिति में जातक भाग्यहीन हो जाता है, ठीक है। तो वो बनाने की मैं हिम्मत इसलिए नहीं कर रहा हूं, उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी फैलती है, और नेगेटिविटी फैल के अभी क्या हो रहा है कि लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, कोई भी सलाह बताता है तो उसको मानने लगते हैं। तो बड़ी समस्या है ना कि हम कोई भी शब्द बोले उसको लोग पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और हो सकता है कोई आदमी ऐसा सीरियस हो जाए और सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, मैं तो भाग्यहीन हूँ भाई। तो इस तरीके से बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे योग बताने के लिए भी मुझे बहुत चिंता होती है। देखते हैं
कोई डिमांड होगी, स्पेशल होगा तो बताया जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू।